हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सी ट्राइब्स आई थी और यहाँ पे सेटल हुई और उन्होंने कौन सी कल्चर हमें दिए। तो कहा जाता है कि द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एनिशियंट पीपल ऑफ इंडिया, पर ऐसा नहीं था। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बोल रहे हैं लिंग्विस्टिक के जो मॉडर्न रिसर्चर्स थे वो, और जो एंथ्रोपोलॉजी थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि द्रविडियन के पहले भी 6 मोर ट्राइब केम एंड सेटल इन इंडिया। जी हाँ, 6 और कई अलग अलग जनजातियाँ आई थी, यहाँ पे सेटल हुई थी। तो चलो अभी उनके बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेग्रिटोइड, मतलब जिनको हब्सी भी कहा जाता था। तो सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट निग्रेट और निग्रोज आर द मोस्ट एनिशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि जो हब्सी पीपल थे वो इंडिया के सबसे पहले मतलब एनिशियन इनहेबिटेंट थे। और वो कहाँ से आए थे? दे कैम फ्रॉम अफ्रीका, बलूचिस्तान वे से वो होकर इंडिया आए थे। और उनके अगर हम मतलब कैरेक्टर की बात करें तो मतलब वे कैसे थे दिखने में? मतलब ब्लैक थे, उनकी हाइट जो थी वो 4 to 5 फीट थी एंड उनके हेयर कर्ली थे। फिर सेकंड बात करते हैं ऑस्ट्रेलॉइड, मतलब जिनको निषाद भी कहा जाता था। तो ये जो जनजाति थी वो साउथ ईस्ट एशिया से आई थी और उनका फिजिकल फीचर देखे तो उनकी स्किन भी ब्लैक थी, हेड जो था वो ब्रॉड था, नोज़ एकदम सी फ्लैट थी और वो हाइट में शॉर्ट्स थे, मतलब शॉर्ट दिखते थे हाइट में। फिर उनके बाद जो आर्यन आए थे ना, वो उनको क्या कह के पुकारते थे? निषाद, मतलब वो उन्हें निषाद भी कहते थे। फिर बात करें तो कोल, मुंडा, खासी, इन सारे ट्राइब्स की जिनका ओरिजिन आसाम से हुआ था। फिर निकोबार के जो ट्राइब्स थे वो, एंड म्यांमार के जो ट्राइब्स थे वो, इन तीनों की मतलब जो सिमिलैरिटीज़ थी वो ऑस्ट्रेलॉइड थे उनसे मिलती जुलती थी। और इन सब जनजातियों का इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है वो। और ये इन जनजातियों की बात करें तो ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कॉटन क्लॉथ पहनते थे एंड इनमें बहुत सारी अदर स्किल भी थी। और वे लोग धार्मिक में मतलब धर्म में भी बहुत सा विश्वास रखते थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं द द्रविडियंस की। कहा जाता है ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया, मतलब वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही बिलोंग करते थे। और उनका मतलब द्रविडियंस डायरेक्टली स्टोन सिविलाइजेशन से आश्रित थे और जो मोहनजोदारो कल्चर था वो भी उन्होंने ही क्रिएट करा था। फिर जो ये द्रविडियंस ट्राइब है जो नॉर्थ से आई थी अपने जो भी लैंग्वेज या कल्चर फीचर को लेकर, उसके बाद से ये सिर्फ द्रविडियंस के नाम से ही जानने लगे। द्रविडियंस ने माता के रूप में देवी एंड फादर के रूप में भगवान मतलब गॉड, ये कॉन्सेप्ट द्रविडियंस ने ही दिया था। और फिर तब से जो थॉट था पार्वती एंड शिवा, जिसके रूप में हम माता पिता को देखते थे, ये कॉन्सेप्ट यही से बना था द्रविडियन ट्राइब की वजह से। फिर द्रविडियन नेचर को भी पूजित मानते थे। फिर जो हम भगवान के सामने अभी धूप करते, दीप करते, आरती करते, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें द्रविडियंस ने ही गिफ्ट करे थे। द्रविडियंस नेचर के साथ साथ एनिमल को भी पूजित मानते थे और उनके इसी ग्रेट फीचर को आर्यंस ने भी एक्सेप्ट करा था और वापस से अपने तरीके से गॉड के कल्चर को उन्होंने फिर से री इस्टेब्लिश करा था। फिर आर्यन धीरे धीरे द्रविडियंस के साथ ऐसी घुल मिल गई कि यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज ने जगह ले ली थी। और फिर आगे बात करते हैं द्रविडियंस के प्रोग्रेस के बारे में। तो उन्हें क्राफ्ट करना, लाइक बिल्डिंग बनाना, बोट वगैरह बनाना, वेविंग करना, स्पिनिंग मतलब चरखा चलाना, रंगना, ये सब कामों में उनकी स्किल अलग ही थी इन सब कामों में। बट क्या होता है ना कि आर्यंस के डोमिनेंस की वजह से द्रविडियंस को साउथ इंडिया शिफ्ट होना पड़ता है और उनको वही सेटल होना पड़ा था। और इसका जो रिज़ल्ट है अगर हम देखने जाए उन द्रविडियंस पीपल को, तो वो आज हमें द्रविडियन फैमिली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज बोलते हुए दिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं अदर ट्राइब्स, जिसमें इंक्लूड है मोंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड।
दिस ट्राइब वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया। तो इससे सबसे पहले हम बात करते हैं मंगोलॉइड की। तो दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम। मतलब ये कहाँ से आई थी? नॉर्थ चाइना से आई थी एंड कहाँ सेटल हुई थी? नॉर्थ आसाम में, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने एक खुद को एक इंडियन बना लिया था। मंगोलॉइड पीपल पजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन। मतलब अभी उनके फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा था? येलो था, फेस फ्लैट फेस था, चब्बी चीक्स थे और आलमंड शेप जैसी उनकी आइज़ थी। जी हाँ, बादाम के शेप जैसी उनकी आइज़ थी और उनके येलो कॉम्प्लेक्शन होने के वजह से किराट के नाम से भी वे जाने जाते थे। और इसके बाद बात करें तो अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड। दिस पीपल माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आए थे ये? सेंट्रल एशिया से आए थे। एंड ऑल दिस ट्राइब हैव सिमिलरिटीज़, मतलब ये तीनों ट्राइब्स की जो सिमिलरिटी, मतलब सिमिलर थे, वो एक दूसरे से सिमिलर थे। और इनका ओरिजिन हमको कहाँ देखने मिला था? तो गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्यंस के बारे में। तो आर्यंस को आर्यन सिविलाइजेशन का क्रिएटर भी कहा जाता था। और इनका जो एरिया, मतलब पॉपुलेशन वाइज एरिया जहाँ तक फैला था उसको आर्यवर्त भी कहते थे। और यहाँ पर 7 रिवर्स फ्लो करती थी, जिसकी वजह से इस रीजन को सप्त सिंधु भी कहा जाता था। इस आर्यन पॉपुलेशन का अगर हमको मतलब देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट साइड में ही हमको देखने मिली थी। और जो एरिया था आर्यवर्त का जहाँ से एक्सटेंड हुआ था मिथिला से मिथिला इन द ईस्ट साइड एंड साउथ में देखा जाए तो अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। कहा जाता था कि ये जो आर्यंस ट्राइब थी वो अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स, मतलब जो पहले हमने बात करी हब्सी, निषाद पीपल, द्रविडियंस, फिर और जो भी थे मंगोलाइड, अल्पाइन, डिनारिक, इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो आर्यंस कुछ ज़्यादा ही क्या थे? एडवांस थे। एंड दिस वास्ट लैंड वॉज रिकोगनाइज विथ वेरियस नेम, भरत भूमि, भरतखंड एंड भरतवर्ष एक्सेट्रा। आर्यंस की बात करें तो वो नेचर लवर भी थे। नेचर के साथ साथ ट्रीज़ की पूजा करना, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड एंड रेन, इन सब की पूजा करना उनमें ये अपना धर्म मानते थे। और उन्होंने हिम, जैसे हम मंत्र बोलते थे ना, हिम रीम, तो उसको भी इन्होंने कंपोज किया हुआ था। और फिर बात करें तो जैसे कि रिलीजियस सेरेमनीज़, यज्ञ वगैरह करना, ये सारी एक्टिविटीज़ को भी आर्यंस ने ही क्रिएट करा था। और बात करें तो इन आर्यंस के मतलब इन ट्राइब्स की लिविंग स्टाइल की वजह से जो अदर ट्राइब्स थी वो भी इनके साथ अमलगमेशन हो गया था इनका। एंड उसकी वजह से इंडिया का जो हेरिटेज था वो और भी ज़्यादा ग्लोरियस एंड समृद्ध हो गया था। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स अमलगमेटेड इन सच अ वे over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriage। मतलब ये जो दोनों जो जनजातियाँ थी वो इस तरह से घुल मिल गई कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड, मतलब थोड़े दिनों के बाद ये खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या करे थे? भूल चुके थे, जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज ने प्लेस मतलब स्थान ले लिया था। और जिसकी वजह से जो आउटसाइडर लोकल पीपल थे वो इनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम, फिर जो इनकी धार्मिक मान्यताएं थी उनसे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो जाते थे। एंड खुद को भी इंडियन बनाने के पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते थे। और इसकी वजह से कहा जाता है कि इंडिया में कई अलग अलग मिश्रित कल्चर हेरिटेज हमको देखने मिलता है। इसी वेरियस कल्चर की वजह से हमारा इंडियन कल्चर था वो कुछ ज़्यादा ही संपन्न एंड प्रॉस्परस बना है। तो अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के बारे में। तो हमने अब तक देखा हेरिटेज के बारे में, जो पूरे वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर करें तो नेचर ने इंडिया को
कुछ अलग ही रिच हेरिटेज एंड ब्यूटीफुल हेरिटेज प्रदान करा है। और इसी की वजह से हर एक इंडियन की वैल्यूज़ जो है वो डेवलप हुई है। तो बदले में हमारी भी कुछ मोरल ड्यूटीज़ बनती है कि हम हमारे नेचुरल हेरिटेज हो या कल्चर हेरिटेज हो, इनको बचाए रखें, उनका प्रोटेक्शन करें। तो चलिए ये देखते हैं कि इस कंटेंट में क्या दिया हुआ है, क्या हमारी मोरल ड्यूटीज़ है। तो हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडियन हेरिटेज आई कैचिंग और अट्रैक्टिव है, मतलब सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने वाला और सबको अट्रैक्टिव करने वाला है हमारा इंडियन हेरिटेज। और इंडियन हेरिटेज मतलब इस हेरिटेज ने हमारे नेशन को एक गौरव प्रदान करा है। और पूरे वर्ल्ड में इंडियन हेरिटेज एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ इंडियन हेरिटेज सबसे रिच माना जाता है। और इसीलिए भी कि इंडियन हेरिटेज को मतलब खुद ही अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना आता है। तो इसी के साथ हमारी भी प्राइमरी और पाइस ड्यूटी मतलब एक धर्मनिष्ठ ड्यूटी बनती है हर एक इंडियन की कि कोई हमारे हेरिटेज को कोई नुकसान ना करे। और जो हमारी कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देने वाली, कुछ वैल्यूज़ देने वाली कुछ ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसको हम प्रिजर्व करें, जिसका हम नुकसान ना होने दें। तो इसके लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, जो कि आर्टिकल 51A में है और जिसमें से 6, 7, 9 पॉइंट हमको डिस्क्राइब करा गया है, यहाँ पर दिया गया है। तो देखते चलिए कि क्या ड्यूटीज़ है वो कल्चर हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं to understand the importance of harmonious culture, prosperity and to preserve it। सबसे पहले तो हमें हमारे कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना चाहिए और उसके प्रॉस्पेरिटी को हमें बचाए रखना चाहिए। फिर बात करते हैं तो फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, इन सब को हमें मेंटेन करना चाहिए और इनके प्रति हमको कंपैशन दिखाना चाहिए। जो भी सारे लिविंग क्रिएचर है उनके बदले हम उनके प्रति हमें दया, सहानुभूति दिखानी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। मतलब जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उन पे कोई उग्रवादी मतलब हिंसात्मक कोई उनके साथ एक्टिविटीज़ ना हो, ये इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह नेचर ने एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट करा है और जिसकी वजह से हमें उसकी प्योरिटी को, उसकी ब्यूटी को संभाले रखना, यही हमारी मोरल ड्यूटी है। तो यही कहा गया है कि द इंडियन हेरिटेज इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इंडियन पीपल के डेवलपमेंट के पीछे कहीं ना कहीं इंडियन हेरिटेज का ही हाथ है। इसी तरह नेचर ने हमें जेनरसली एक एबिडेंट प्रॉस्पेरिटी डोनेट करी है, मतलब एक समृद्ध प्रॉस्पेरिटी हमको नेचर ने दिया है। और इंडिया के इसी पिक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब कुछ अजीब सा ही नेचुरल जो हमारा इंडिया स्ट्रक्चर है उसके वजह से इंडिया को कई फील्ड में इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। तो देखा जाए तो इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर फील्ड ओवर सेंचुरीज। मतलब इंडिया के लोगों का सोशल वे से, इकोनॉमिकल वे से, पॉलिटिकल या कोई भी कल्चर फील्ड में डेवलपमेंट के पीछे इंडियन हेरिटेज का ही हाथ है। तो होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।